प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल की कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, और ये हिस्ट्री ऑफ एनिमल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है और इसी के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि जंतु और वातावरण या पर्यावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव वहाँ निवास करने वाले जंतुओं पर पड़ता ही पड़ता है। प्राणियों में गतिशीलता का गुण होने के कारण ये प्रभाव पादपों की अपेक्षा कम होता है। प्रत्येक जंतु में स्वयं को वातावरण के अनुरूप परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है। ये परिवर्तन जीव की रचना, कार्यकी, व्यवहार तथा स्वभाव से संबंधित होते हैं। जंतुओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख पर्यावरणीय कारक इस प्रकार से हैं। पहला है जलवायु या क्लाइमेट। ये पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है जो अन्य कारकों को भी प्रभावित करता है। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, पवन आदि तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। सूर्य प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल का जंतुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश जंतुओं में वर्णकता को या उसके रंग को प्रभावित करता है। त्वचा का रंग व रंग परिवर्तन प्रकाश की उपलब्धता पर ही निर्भर होता है। इसी कारण गुफावासी प्राणियों की त्वचा रंगहीन होती है। जंतुओं में प्रकाश के प्रति होने वाली अनुक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ प्रकाश के स्रोत की ओर चलते हैं और कुछ उनसे दूर दूर भागते हैं। कुछ प्राणी रात्रिचर होते हैं और कुछ दिनचर। शाकाहारी प्राणियों को भोजन की उपलब्धता पादपों से ही प्राप्त होती है तथा पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तापक्रम का प्रभाव जंतुओं की विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है। जिस तापमान पर प्राणी अपने जीवन क्रियाएं दक्षतापूर्ण संपन्न करता है उसे अनुकूलतम तापक्रम कहते हैं। अधिकांश प्राणी अपनी जीवन क्रियाएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रखते हैं। जंतुओं की उपापचयी क्रियाओं, वृद्धि, विकास तथा प्रजनन पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल तापक्रम से बचने के लिए कई प्राणी बिलों व गुफाओं में चले जाते हैं तो कई दूरस्थ स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। शीतकाल में साइबेरिया जैसे अत्यंत ठंडे प्रदेशों से सैकड़ों मील की यात्रा करते हुए अनेक पक्षी उष्ण प्रदेशों में आते हैं तथा तापमान बढ़ने पर वे ये पुनः लौट जाते हैं। घाना पक्षी अभयारण्य में आने वाले साइबेरियन सारस इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जंतुओं के वितरण पर भी तापक्रम एक नियंत्रित कारक की भांति कार्य करता है। प्राणियों की प्रत्येक जाति में तापक्रम संबंधी एक निश्चित सहनशीलता परिसर पाया जाता है। अतः ये उन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं जहाँ पर तापक्रम की परिसर की सीमा अधिक ना हो। उदाहरणार्थ प्रवाल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर जीवित नहीं रह पाते हैं। अतः ठंडे सागरों में प्रवाल वृत्तियाँ नहीं पाई जाती। इसी प्रकार अधिकांशतः रेंगने वाले जीव उष्ण उपोष्ण प्रदेशों में ही वितरित हैं। वर्षा एवं आर्द्रता का प्राणियों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अनेक प्राणियों में आर्द्रता के प्रति स्पष्ट सहनशीलता सीमाएं पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ सिल्वरफिश नामक कीट के लिए प्रजनन हेतु 90% आर्द्रता अनुकूलतम होती है। किसी भी क्षेत्र में दीर्घ काल तक आर्द्रता की कमी होने पर मरुस्थलीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा वहां केवल वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें जल संचयन एवं रक्षण के उपक्रम पाए जाते हैं। ऊंट
सही आदि इसका प्रमुख उदाहरण है। वर्षा का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है तथा शाकभक्षी इससे सीधे प्रभावित होते हैं। अतिवृष्टि एवं अकाल की स्थिति में वन्य प्राणी या तो स्थानांतरित हो जाते हैं या काल कलवित हो जाते हैं। वास क्षेत्र में प्रभावित होने वाली पवनों के प्रभाव भी प्राणियों पर बहुतायत से पड़ते हैं। अनेक प्रकार के कीट व जीवाणु पवनों द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, जिससे उनका प्रकीर्णन होता है। चक्रवात व आंधी के समय पवनों की वहन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और व्यापक स्तर पर वनस्पति को हानि पहुंचाने वाले टिड्डी दल पवनों की दिशा में बढ़ते हैं। डार्लिंगटन ने बताया कि संभवतः चक्रवात ही उभयचारी जंतुओं की महासागरीय द्वीपों तक उनके प्रवास को ले गए। दूसरा जो स्वरूप है जलवायु के बाद, वो कहलाता है लैंडफॉर्म्स या धरातलीय स्वरूप। भूपृष्ठ पर पर्वत, पठार व मैदान के रूप में धरातलीय विषमताएं पाई जाती हैं। विभिन्न स्थलाकृतियों का प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र प्रायः प्राणी संसाधनों की दृष्टि से संपन्न होते हैं। दुर्गम होने के कारण यहाँ प्राणियों को प्राकृतिक संरक्षण प्राप्त होता है। उच्च पर्वत श्रृंखलाएं प्राणियों के वितरण में स्थलाकृतिक रोध बन जाती हैं। उदाहरणार्थ, हिमालय के उत्तर का प्राणी जात यूरोप से अधिक मिलता है, जबकि दक्षिण की ओर जो प्राणी जात पाया जाता है वो अफ्रीका के समान है। अधिकांशतः मैदानी भागों में मानवीय क्रियाकलाप बढ़ने के कारण वन्य प्राणियों का अभाव हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है जो इस पर प्रभाव डालता है वो है मृदा या सॉइल। प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न जीव जंतु मृदा पर ही निर्भर होते हैं। विभिन्न प्रकार के मृदा प्रदेशों या भूमि तलों पर विशिष्ट प्रकार की अनुकूलित प्राणी निवास करते हैं। चट्टानी भूभाग एवं कठोर सतह वाले खुले प्रदेशों में हिरन व बारहसिंगा जैसे तेज दौड़ने वाले प्राणी पाए जाते हैं। महीन बालू वाले मरुस्थलों में फैले हुए एवं गद्दीदार पांव वाले प्राणी मिलते हैं, जैसे कि ऊंट। इनके नेत्र, कर्ण व नासा छिद्र महीन रेत से बचने के लिए भली प्रकार से आरक्षित होते हैं। कैल्शियम की खोल वाले स्थलीय घोंगे उन मृदाओं में अधिक पाए जाते हैं जिनमें चूने का अंश अधिक होता है। अनेक प्रकार के जीव मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है जलराशियां या वाटर बॉडीज। वायुमंडल के समस्त प्राणी किसी न किसी रूप में जलराशियों से प्रभावित होते हैं। जानवरों का तो घर ही जलराशियां हैं, जलचरों का जो घर है वो जलराशियां ही है। अति सूक्ष्म प्राणी प्लवक से लेकर व्हेल जैसे विशालकाय प्राणी जलराशियों में पाए जाते हैं। जल के तापमान, लवणता, स्थिरता, स्वच्छता व गहराई का प्रभाव जलीय जीवों के वितरण पर पड़ता है। स्थलचरों के वितरण में जलराशियां रोध उत्पन्न करती हैं। महासागरीय धाराएं समुद्री जीवों तथा उनके पोषक पदार्थों के फैलाव में सहायक होती हैं। पांचवा पॉइंट है वनस्पति या वेजिटेशन। वनस्पति जलवायु, मृदा, जीव जंतु इत्यादि पर्यावरणीय घटकों को प्रभावित करते हैं। अधिकांशतः जीव जंतु आहार के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। किसी प्रदेशों में वनस्पति आवरण घटने पर शाकाहारी प्राणियों की संख्या कम हो जाती है तथा अतः उस क्षेत्र में मांसाहारी जंतुओं की भी संख्या घट जाती है। उदाहरणार्थ, यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बाइसन या गवल का वितरण प्रेरी घास के मैदानों तथा मिश्रित घास की भूमि तक था। कृषि की शुरुआत व अधिवासों के निर्माण के कारण प्राकृतिक घास तलों का क्षेत्र सिकुड़ता चला गया और ये बाइसन धीरे धीरे अपने एक छोटे से निवास क्षेत्र में संकीर्ण रूप से इकट्ठे हो गए। और अगला पॉइंट है एनिमल या जंतु लाइफ, एनिमल लाइफ। प्रत्येक प्राणी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ ही प्राणी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी प्रभावित होता है। परभक्षियों से सुरक्षा, प्रजनन, श्रम विभाजन इत्यादि कारणों से विभिन्न प्राणी समूहों में रहते हैं। समूह बनाने के लिए प्राणियों का अभिगमन कभी परस्पर आकर्षण जनित सक्रिय होता है तो कभी पवन व नदी के वेग जनित निष्क्रिय होता है। भेड़ चाल तीव्र परस्पर आकर्षण का अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका में शुतुरमुर्ग एवं जेब्रा के मिश्रित समूह किसी बाह्य आक्रमण से अपना बचाव करके सहोपकारी रूप से लाभान्वित होते हैं।
इसमें शुतुरमुर्ग की दूरदृष्टि तथा जेब्रा की तीव्र घ्राण शक्ति सहायक होती है। किसी क्षेत्र में जाति विशेष के प्राणियों की बहुलता होने पर उनमें भोजन व स्थान के लिए संघर्ष होता है, अतः कुछ ही लोग जीवित रह पाते हैं। इस प्रकार ने हमने देखा कि पर्यावरण के जैविक कारकों में स्वयं मानव भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव ने अनेक प्राणियों का फालतूकरण किया है। वन्य जीवों के वास क्षेत्र नष्ट होने तथा आखेट के कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई और अनेक संकटापन्न है। वर्तमान समय में मनुष्य ही जंतुओं के विलोपन का प्रमुख कारक बन गया है। धन्यवाद। अब हम अगली जो कक्षा है उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स या जंतुओं का वर्गीकरण। धन्यवाद।